टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बटागा आई इधर जाएगा तो 0.17। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? क्या आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग आज करने वाले हैं क्या, सीबीएसई पेपर का डिस्कशन और 2025 का, यानी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा इसके जस्ट एक दिन पहले ये पेपर हुआ है, यानी आज 22 है और 21 को ये पेपर था, ठीक है ना। तो इसका हम सेक्शन पहले एक की बात करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड इन अ पोजीशन एंड द चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर charge capital Q and released from the rest. Which of the following graph is correct representation of the acceleration of the charge Q as a function of distance and Q from the R है ना। यही आपके पास जो चार्ज है ना, देखो क्वेश्चन क्या है समझो पहले। यहाँ से Q है, यहाँ से किसी R लेंथ पर ना एक यहाँ पे क्या रख दिया गया, छोटा Q रख दिया गया, और यहाँ पे एसेसन वर्सेस R का हमें ग्राफ पिक करना है। तो एसेसन वर्सेस R का अगर हमें ग्राफ पिक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या आएगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये आपके पास छोटा क्यू होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। हमें चाहिए एसेलेरेशन, तो एफ बाई एम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, के बड़का क्यू छोटा क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा आपके पास, ये यहाँ एम ले लो, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा एसेलेरेशन। अब एसेलेरेशन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये कांस्टेंट हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा आपके पास, यहाँ पे एम होगा, है ना, डिवाइडेड बाई एम इंटू 1/r²। अब देखो ये वाली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक ये है, ये एसेसन है और ये आर है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास देखो ये ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना ये सर्कल है, ना इलिप्स है, ना हाइपरबोला है। देखो यहाँ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में से कोई भी नहीं है जो हमारे पास कर्व होते हैं। तो ये मैं स्ट्रेट लाइन तो वाला ग्राफ तो सीधा ही हटा दिया जाए। अब बात ये आती है कि ये जो ग्राफ होते हैं इनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई एक इस तरीके से जो ग्राफ बनाए जाते हैं इसमें एज या कुछ ब्रेकेज आते हैं, तभी ये क्या होता है, शार्पली अप या शार्पली डाउन होते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस पैटर्न की तो ये ग्राफ हमें थोड़ा सा बताया जाता है, एक्स इंटू वाई इजकल टू सी होता है कांस्टेंट, और ये हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे स्क्वायर अगर होने लगे तो ग्राफ का नेचर कुछ कुछ ऐसे ही होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इसका, यानी एसेसन वर्सेस आर स्क्वायर, तो अगर देखो आर होता तो ऐसे आता, आर स्क्वायर होता तो भी ऐसे आएगा, बट डिक्रीजमेंट थोड़ा फास्ट होगा। तो हमारे पास ग्राफ कौन सा होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए वाला होगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, कुछ कुछ इसके जैसा ही है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा। तो इसका ग्राफ पार्ट ए वाला करेक्ट होगा, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये वाले जो है ना शार्प, इसमें कहीं ना कहीं एजेस चाहिए होता है, यानी ब्रेकेज चाहिए होता है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है टू कंडक्टर्स A and B of same material have their length in the ratio of 1:2, in the radii in the ratio of 2:3. If they are connected in the parallel across a battery, the ratio V over VV of the drift velocity of the electron in them will be, है ना। तो आपके पास कह रहा है दो कंडक्टर है और उनको क्या कर दिया गया, एक कंडक्टर ये रहा और एक और रहा, और लेंथ उसकी क्या है, सेम है। लेंथ सेम नहीं है, लेंथ रेशियो में है ना, तो लेंथ हम लोग अलग अलग ले लेते हैं। और ये कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के अक्रॉस। ओके, अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ड्रिफ्ट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ड्रिफ्ट का एक तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, आई इजकल टू एन ई ए वी डी होता है, और ड्रिफ्ट का दूसरा रिलेशन होता है आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी से लगाते हो, स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो लेते हो, यही आपका ड्रिफ्ट होता है। एसेलेरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डिवाइडेड बाई मास, ये हुआ एसेलेरेशन इनटू टॉ। टी को हम टॉ कहने लगते हैं वहाँ पे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब इसी को हम लोग थोड़ा और अगर सॉल्व करें थोड़ा सा आगे जाके तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ई टॉ बाई एम तो ऐसे ले लो और ई की वैल्यू ओपन कर दो, ये होता है वोल्टेज बाई क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी आप एल ले लो। तो यहाँ पे देखो जब बैटरी कनेक्ट होगी तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो वी का एल के साथ सीधा रिलेशन है। अब देखो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ई कांस्टेंट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये कंप्लीट हिस्सा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी आएगा एल का, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ से क्वेश्चन सीधा एक लाइन में निपट गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड भी करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए वाइड वेलोसिटी ऑफ वी इजकल टू क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए और आप क्या कहोगे, लेंथ ऑफ बी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लग गई यहाँ पे। ये आप ए मान लो किसी एक को बी मान लो, वो आपकी मर्जी है।
अब हमें दिया क्या है, दिया गया ए बाई यानी एल ए ओवर एल बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1:2 दे रखी है। तो हम सब यहाँ पे रिलेशन लेने जाएंगे इसका, तो ये उल्टी वैल्यू रखी जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, क्योंकि ये ए बाई वी की वैल्यू 1:2 है और यहाँ पे आ गया v:1। क्यों आ गया, क्योंकि v का और l का सीधा उल्टा रिलेशन है और हमसे पूछा क्या a बाई वी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2:1, तो इसलिए आंसर ए पार्ट होगा। ओके, अब अगर किसी को लगता है कि नहीं आपको इस मेथड से नहीं जाना है, आपको कोई और मेथड से जाना है, तो दूसरा वो रिलेशन जो है हमारे पास आई इजकल टू एनी वी डी वाला, उससे भी जा सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो जरा कैसे, चलते हैं जरा उस रिलेशन पे, फिर हम लोग बात करते हैं कि वहां से कैसे हमारे पास आंसर आए। आई इजकल टू क्या होता है हमारे पास, देखो जरा, आई इजकल टू होता है एन ई ए वी डी होता है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो मटेरियल है वो कैसा है, सेम मटेरियल के बनाए गए और सेम मटेरियल के हैं, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो एन को हटा दो, ई कांस्टेंट है इसको भी हटा दो, यानी जो हम सिर्फ रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी चूज करते हैं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, एरिया आप रखोगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है आई, आई को आप कन्वर्ट करो वी बाई आर के फॉर्म में, ये आई कन्वर्ट हो गया वी बाई आर के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आई आपके पास है नहीं, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि बैटरी लगाई गई जो पैरेलल है तो बैटरी के कनेक्शन सेम रहेगा, तो वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट हो गया, तो सारा काम आर का आ गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अगर बनाएंगे तो वी आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे छोड़ सकते हो वी को, बट हमने लिख लिया आर की वैल्यू होगी रो एल बाई ए। अब देखना रिलेशन बना वी ए बाई रो एल इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। अब जरा ध्यान से देखना, एरिया से एरिया कट गया। अब आपकी प्रोपोर्शनलिटी फिर से देखो, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो सब हटा दो कांस्टेंट के अंदर, ये भी हटा दो, तो आपके पास वी डी का फिर से रिलेशन क्या आया, 1/L आया, तो उल्टा रिलेशन है। अब एल का रिलेशन अगर 1:2 है, तो वी डी का रिलेशन क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। ओके, तो फिलहाल जिसको जैसे करना हो दोनों मेथड सेम ही है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा a 1 centimeter segment of a wire lying along x axis carry a current of 0.5 ampere along positive x direction. A magnetic field V of this, जो भी वैल्यू है इसके पास, इज स्विच ऑन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए गए, इन द रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स की अगर आप बात करो तो आपके पास जो फोर्स आता है एफ इक्वल टू क्या आएगा, आई टाइम्स एल क्रॉस क्या होता है, बी होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे आई जे और के फॉर्म का। अब आपके पास एल, एल आपके पास कौन सा वेक्टर होगा, तो एल के लिए हमसे कहा गया एक्स में रखा हुआ, और लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग यूनिट को बाद में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर ही रखते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, आई एक्स में तो आई कैप हो जाएगा, और बी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, ये मिली टेस्ला है, चलेगा 0.4 ऑफ आई कैप, हम लोग यूनिट छोड़ दे रहे हैं अभी यहाँ पे, प्लस 0.6 ऑफ जे कैप, बाद में यूनिट ले लेंगे, और ऑब्जेक्टिव है आपको क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई में केवल 1 आएगा और ये 0 और 0 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा आपके पास जे कैप और क्या है के कैप, है ना, जे कैप और के कैप, तो ये 0 है और ये कितना है 0.4 है, और ये वाला कितना है 0.6 है, ये है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एफ इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई, आई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 0.5, 0.5 का मतलब हुआ 1/2 ले लेते हैं, आई की वैल्यू 0.5 है, 0.5 को 1/2। अब हम लोग यहाँ इस फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं, इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले 3 ब्रैकेट लगा लेते हैं, आई कैप का एक ब्रैकेट, आई कैप के ब्रैकेट के बाद किसका ब्रैकेट आएगा, माइनस जे कैप का ब्रैकेट, और इसके बाद माइनस ऑफ क्या आएगा के कैप का ब्रैकेट, है ना, प्लस में प्लस माइनस और प्लस, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा भी प्लस का। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये छुपा लेते हैं, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी फर्स्ट वाला 0 ही हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए देखो इसको छुपा लो, तो इसका इसके साथ क्या आएगा 6 बनेगा, लेकिन 0.6 हो जाएगा, 0.6 माइनस 0, और तीसरा आप इसको छुपाओगे तो इसका इसके साथ क्या बनेगा 0.4, है ना।
अब बाकी 0 हो जाएगा। ओके, तो अब जो आंसर आएगा आपके पास एफ वेक्टर का, तो इसको हम लोग 2 को भी अंदर ले जाते हैं, ये 0 चला गया, यहाँ से कट कर दो तो 0.3, तो -0.3 ऑफ क्या बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर और ले लो भाई, मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लायर हमें नहीं लेंगे तो यूनिट रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लायर ले रहे हैं। अब आपके पास देखो लेंथ जो था वो सेंटीमीटर था, -2 का फैक्टर आएगा, और मिली होता है कितना, मिली होता है -3, -2 -3 क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 इसके अंदर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो 0.3 ऑफ क्या बना जे कैप, और ये इसके साथ गया तो आपके पास क्या हो गया +0.2, क्योंकि इसने कट किया ऑफ के कैप, इनटू मल्टीप्लाई में कितना रहेगा आपके पास 10⁻⁻5। अब ये पॉइंट उधर से उधर ले लो तो आपके पास एफ इक्वल टू क्या होगा -3 ऑफ जे कैप +2 ऑफ के कैप, और ये हो जाएगा -1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, जो नीचे से इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो माइक्रो न्यूटन। क्या हो जाएगा माइक्रो न्यूटन, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इधर जाएगा तो -6 को माइक्रो लिखते हैं, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा, -3 और +2 जे और के, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी पार्ट, तो इसका आंसर हो गया आपके पास बी पार्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था, तो फोर्थ पे चलते हैं। तो देखो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ अ प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल of an ideal transformer is 20:1. If 250 volt of AC supply from a source to a primary coil of transformer is at 6 ohm. Resistor is connected across the output terminal. Okay. Then current drawn by the transformer from the source. तो देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के में जो आपके पास ये रहा ट्रांसफार्मर, ये आपके पास फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसे आप प्राइमरी बोल लो और इसे क्या बोल दो सेकेंडरी। ओके, तो क्वेश्चन ने दे रखा है कि आपके पास द प्राइमरी टू द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न का रेशियो, तो नंबर ऑफ टर्न हमें जो गिवन है, हमारे पास जो रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं, एन ऑफ पी बाई एन ऑफ एस वोल्टेज ऑफ प्राइमरी ओवर वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू आई ऑफ एस बाई क्या होता है आई ऑफ पी। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का रिजल्ट होता है जो कि हमें टर्न का और वोल्टेज का सीधा रिलेशन आता है, करंट का कैसा रिलेशन होता है उल्टा रिलेशन होता है। ओके, तो हमें जो गिवन है पहले उसको इस्तेमाल करते हैं, एन ऑफ पी बाई एन ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 20 दे रखा है ना। हमें रिक्वायर्ड क्या है, देखो यहाँ ये टर्म हमें दिया हुआ है कंप्लीटली, हमें रिक्वायर्ड है क्या द करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स विल बी द आईपी रिक्वायर्ड है, आईएस मिल जाए तो काम हो जाएगा, यानी आईपी रिक्वायर्ड है, ये टर्म दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो केवल आईएस मिल जाए, आईएस मतलब सेकेंडरी का क्या मिल जाए हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए आईएस, तो हमें आईपी मिल जाएगा इस क्वेश्चन के, यानी इसके हिसाब से। तो आईपी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी का रिक्वायर्ड है, द करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सोर्स, यानी प्राइमरी वाला यानी फर्स्ट वाला। ओके, तो इसके लिए हमें सेकेंडरी करंट रिक्वायर्ड होगा। अब सेकेंडरी करंट के लिए क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई फ्रॉम अ सोर्स टू द प्राइमरी कॉइल, यानी यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, इसका वोल्टेज कितना लगाया गया 240 लगाया गया, और इसमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो रेजिस्टेंस लगाया गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 6 ओम का है। टू अ सोर्स प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर ऑन 6 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पे हमें कुछ भी करके यहाँ पे आई हमें रिक्वायर्ड है आईपी, आईपी के लिए रिक्वायर्ड होगा आईएस, क्योंकि ये फैक्टर हमें दिया है, तो आईएस मतलब क्या रिक्वायर्ड होगा सेकेंडरी। अब सेकेंडरी अगर मुझे आईएस रिक्वायर्ड है तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाई आर ऑफ सेकेंडरी कर देंगे, और आर इसके अक्रॉस जो लगाया है वो 6 लगाया गया, अगर वोल्टेज सेकेंडरी का मिल जाए तो काम हो जाएगा, और वोल्टेज आईएस आएगा, आईएस की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, आपके पास ये टर्म गिवन है क्योंकि 20, तो यहाँ से आईपी आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी निकाला जाए,
तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इसी रिलेशन से, देखो ये रिलेशन इतना इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा। देखो कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे। तो वोल्टेज सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज का रिलेशन स्टैब्लिश कर लेना है। एन पी बाई एन एस की वैल्यू 20 दे रखी है, और ये क्या हो जाएगा, वी ऑफ पी बाई क्या हो जाएगा, वी ऑफ एस। अब हमारे पास यहाँ पे देखो वोल्टेज गिवन है, कौन सा वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी। तो इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, इस वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो 240 प्राइमरी वोल्टेज 240 बाई वी एस। अब इन दोनों को इक्वट करेंगे तो इसको इधर नीचे लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू कितना आ रहा, 240 बाई क्या आ जाएगा 20। हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 से 12 कटेगा, 24 कटेगा, तो 12 वोल्ट आ जाएगा। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो गया 12 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है, और 6 का तो 12 लगा दो, तो आंसर कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। अब फिर से इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालेंगे, अब देखो यहाँ ये हमें पूरा टर्म गिवन ही है, ये हमारा आ चुका है, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी, तो कर दिया जाए सॉल्व। तो अब जो फाइनल क्वेश्चन का आंसर होने जा रहा है वो देखो कैसे हो रहा। फाइनल क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं इन दोनों को, तो क्या रिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी देख लो। अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे जरा कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान सा और छोटा सा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एन पी बाई एन एस, देखो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस टर्म की वैल्यू है 20 गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल टू आई एस हमारे पास कितना आ चुका है, देखो यहाँ पे 2 आ चुका है, और आई पी हमें रिक्वायर्ड थी, क्वेश्चन की डिमांड ही आई पी पे थी, तो इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो आई पी की वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे आएगा, तो 1/10 बचेगा, 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व। अब वीडियो है तो आप लोग इसको रिवर्स कर सकते हो, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पर चलते हैं 5 पर, क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फील्ड सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 0.016H having a length of 0.81 meter, radius 0.02 meter, the number of turn in the solenoid should be। तो नंबर ऑफ टर्न, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आंसर आता है, और फिर उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो हमारे पास जो सोलेनॉइड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आप चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, एल इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई क्या होता है एल, ये आपको ड्राइव भी किया है। म्यूचुअल में क्या होता है, म्यूचुअल में होता है आपके पास म्यू नॉट N1 N2 क्या होता है ए बाई एल, और सेल्फ में यही रिलेशन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी को ये रिजल्ट अगर नहीं लर्न है तो कैसे करते, तो फिर आप दूसरा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे। क्या टेक्निक इस्तेमाल करते कि भाई जो EMF है वो कितना होता है, सेल्फ से होता है LDI/dt, ये वोल्टेज ही तो होता है, माइनस का ले लो भाई। अब ये जो वोल्टेज है वो फैराडे के अकॉर्डिंग कितना होता है d∅/dt n टाइम्स, बस माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, L इंटू आई इक्वल टू, ये सोलेनॉइड की फील्ड रख देते हैं। सोलेनॉइड की फील्ड क्या आएगी, फील्ड ऑफ सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट N बाई एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू एन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आई से आई कट जाता, तो आपके पास L इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई क्या बनता है L इंटू म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे फ्लक्स होता है आपके पास B इंटू ए, फ्लक्स में एरिया का मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि फ्लक्स जब ओपन होता है ना, तो इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फील्ड इंटू, यानी ये आएगा B इंटू क्या आएगा B इंटू ए, दो चीज़ें आएंगी, तो साथ में एरिया और रहेगा, तो यहाँ पे एरिया और आ जाएगा। तो आपके पास L का रिलेशन क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये रिलेशन और वो रिलेशन सेम है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे बढ़ो। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग के पास जो रिलेशन है उस रिलेशन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है हमारे पास, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई क्या है एल। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये लेंथ होता है ना कोई भी सोलेनॉइड की, ये क्या होती है लेंथ होती है L, और कैपिटल L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमें रिक्वायर्ड है क्या N, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बड़ा L छोटा L डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू ए,
तो इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू 0.016 और इसके बाद दूसरी वैल्यू एल लेंथ कितनी है 0.81 डिवाइडेड बाई करेंगे म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू एरिया पाई इंटू आर। पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.02 का स्क्वायर करोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा वो आपके पास क्या आ रहा 2886, यानी साहब जो भी वैल्यू आएगी इसका रूट लोगे तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है 2866 के आसपास आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कहीं राउंड ऑफ वगैरह करते हो तो आंसर इसका 292976 भी आ सकता है, बीच के स्टेप में राउंड ऑफ करना। अब जैसे पाई की वैल्यू है मैं 3.14 लेके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 2866 की पे आपके आंसर आके रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे सॉल्व किया। आप सीबीएसई वाले किसको फॉलो करेंगे वो 2886 को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है आपने प्रॉपरली इसको सॉल्व किया तो 2886 आ रहा, बट डिपेंड करता है कि कौन से स्टेप में क्या है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2886। तो यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर अगर आप बीच के स्टेप में राउंड ऑफ अगर ले लेते हो, जैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 ले तो थोड़ा माइन्यूट से फर्क में वहाँ पे थोड़ा डिफर कर जाना आंसर। तो इसका एक्यूरेटली आंसर जो आ रहा है अगर 3.14 लेके जाते हो तो 2866। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो लोग किसको करेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है बी पार्ट आ रहा है, ठीक है। अगर बीच के स्टेप में अगर आप कहीं कुछ लगाते हो तो आपके पास सी तक जाओगे, लेकिन बात ये कि क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। तो करेक्ट आंसर बी और सी में से कोई भी एक हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आंसर किसको पिक करना चाहूँगा बी को, क्योंकि विदाउट एनी आप कोई भी चेंज नहीं डालते हो तो आपके पास आंसर 2866 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, अ वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई टू अ सर्किट, यानी करंट और वोल्टेज दे रखा है और पावर पूछा है। तो आपके पास द एवरेज पावर, तो पावर क्या होती है P इक्वल टू क्या होता है IRMS VRMS इंटू कॉस फाई होता है। तो IRMS का मतलब क्या हुआ I0 बाई क्या होगा √2, VRMS का मतलब क्या हुआ V0 बाई √2 और क्या हो जाएगा कॉस फाई। तो ये आपके पास P आ गया। अब क्या आएगा √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 I0 V0 इंटू क्या हो जाएगा कॉस पाई। लो ऑप्शन कौन सा हो गया डी पार्ट। फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगा के सिर्फ वैल्यू लगानी थी और आपके पास आंसर आ जाता है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं एक और स्टेप। कह रहा एक्सरे आर मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग देन द यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिकॉज एक्सरे। अब देखो यहाँ जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो एनर्जी का 3 वे में बात की जाती है, Hc/λ या फिर HF। तो एनर्जी के टर्म में कहेंगे ज़्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहेंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के टर्म में कहेंगे कम लैम्डा। ओके, तो अगर आप एक्सरे का पैटर्न देखो तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पैटर्न आता है रेडियो माइक्रो, आपके पास UVXG, यहाँ पे आपके पास रेडियो आता है और ये आपके पास UV है ना। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा मतलब हमें 2 ही रिक्वायर्ड है। तो हमारा जो पैटर्न है तो हम अगर पैटर्न पे जाएं तो हमारे पास जो U भी है U और V है, जो अल्ट्रावायलेट और हमारे पास एक्सरे का जो पैटर्न है ये आपके पास कहाँ है, ये आपके पास जो पैटर्न है उसमें अल्ट्रावायलेट आपके पास ऊपर है और एक्सरे कहाँ नीचे है। तो इसमें एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी थोड़ी कम रहेगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा, एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी ज़्यादा और लैम्डा इसका क्या होगा कम होगा। तो ये 3 बातें हम कर सकते हैं। तो एक्सरे के लिए कह रहा है कि कौन सी ऐसी बात होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर, फ्रीक्वेंसी कम होगी, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज़्यादा। क्योंकि अभी अभी बात की थी कि 3 तरीके से बात कर सकते हैं Hc/λ या फिर HF। एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और लैम्डा कम, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि जितनी नीचे जाओगे लैम्डा कम होता है। लैम्डा गामा का लैम्डा क्या होता है सबसे कम होता है, और गामा का लैम्डा सबसे कम रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा क्या रहेंगी हार्मफुल रहेंगी। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा क्या है कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी लोअर, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कम है, आंसर रॉन्ग हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हैव वेवलेंथ स्मॉलर, यानी लैम्डा छोटा होगा, तो ये करेक्ट हो गया बी वाला। सी वाला कह रहा
मूव फास्टर, यानी वेलोसिटीज तो सबकी सेम होती है, ये तो खत्म हो गया। मैकेनिकल वेव, ये मैकेनिकल तो है ही नहीं, नॉन मैकेनिकल है, तो ये भी गया, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, बी पार्ट, है ना। तो चलते हैं एक स्टेप और आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा, a point source is placed at a bottom of a tank containing a transparent liquid, refractive index of this। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, आप लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको सिखाया जाता है, उसको जरा ध्यान से समझना होगा कि आपके पास एक टैंक के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ पॉइंट सोर्स अगर डाल देते हैं हम, तो हम क्या मानते हैं कि लाइट यहाँ से जाके अगर ऐसे निकल जाए तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, कहाँ पे, टॉप पर। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ना, ये जो सर्कल है ना, वो सर्कल हमें इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम कह सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी, इंसान आएगा तो देख लेगा, इसके बाहर कहीं इधर उधर आ गया तो नहीं देख पाएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम लाइट, अगर सर्कल की लाइट ऐसे यहाँ पे, तो इसके अंदर वाला हिस्सा दिखने वाला ये नहीं, तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, ये लाइट यहाँ पे जाएगी। तो इस केस में जो रेडियस आती है वो आपको ध्यान रखनी होती है, एच बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस वन। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको ड्राइव कर लेंगे कि भाई आता कहाँ से। अगर रेडियस हमें पता है उसका, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का, तो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास स्क्वायर भी करना होगा, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस वन। म्यू की जगह एन इस्तेमाल कर लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पाई एच स्क्वायर एन स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर हटेगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऊपर स्क्वायर रहेगा, रूट नहीं रहेगा, तो ये गया, और एन में स्क्वायर है, तो आपके पास ये वाला बी पार्ट हो जाएगा, है ना। अब ये कहाँ से आया वो भी देख लो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला एंगल आप थीटा मान लो, और ये वाला एंगल ये थीटा सी होगा। अब साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू। आपने क्या लगाया यहाँ पे, ये नॉर्मल का काम करेगा, ये 90 डिग्री होगा, स्नेल्स लगाया सिंपल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम से ट्रैवल किया, तो आप कहोगे यहाँ ये लिक्विड से लाइट जा रहा है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो, तो म्यू साइन थीटा सी इजकल टू, यहाँ बाहर एयर है तो 1 साइन 90, क्योंकि ये 90 पे गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ये डिवाइड हो साइन थीटा इजकल टू 1/म्यू, जिसे क्रिटिकल एंगल कह सकते हो। और साइन थीटा क्या होगा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ये थीटा है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें ये वाली वैल्यू आप एच ले लो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप आर ले लो, ये वाली वैल्यू क्या ले लो, आर, ये वाली लेंथ आप क्या ले लो, आर ले लो, ये आर है, तो ये आपके पास एच है, ये आर है, तो साइन थीटा जो होगा वो ये वाली लेंथ को कवर करेगा, यानी ये आपके पास थीटा है, तो थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर होगा आर, तो हम लोग बस यहाँ से अगले स्टेप में सीधा आंसर लिखेंगे, साइन थीटा क्या होगा, आर डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ आएगी, पाइथागोरस लगाओगे इन दोनों के बीच में, तो पाइथागोरस से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास अंडर रूट, यानी इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो अंडर रूट ऑफ क्या आने वाली है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आएगा ब्रैक अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/म्यू। और जैसे हम इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो गया है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कहाँ से प्रूव हुआ, मैंने प्रूव कर दिया, तो आप इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ये आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल एक और क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, in a photoelectric experiment the material of work function is 2 point ev, then the stopping potential is found to be 2.5 the maximum kinetic energy of the ejected electron। तो देखो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारा मेटल के ऊपर जो लाइट आती है, हम कहते हैं जो भी लाइट आई, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, आने वाली एनर्जी माइनस रिक्वायर्ड, जिसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है और ये मैक्स होता है ना। और यही वैल्यू आपके पास ईवी के इक्वल होती है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज की ये पूछा गया है, इससे इधर जिक्र है ही नहीं किसी का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5, तो ईवी हो गया ना सीधा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो खत्म कहानी, क्वेश्चन हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा, 2.5 ईवी। क्वेश्चन सिर्फ क्या सी पार्ट रहेगा,
तो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड में क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, पोटेंशियल कम हो जाता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो आपके पास होती है, यानी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस भी कम हो जाती है, बैरियर कम हो जाता है, सब कुछ क्या डिक्रीज हो जाता है फॉरवर्ड में, क्योंकि करंट को वो क्या करता है, अलाउ करता है। और यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन जो करंट होता है वो क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो जरा पढ़ते, सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, कम हो जा रही है, लेकिन डिफ्यूजन करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन लेयर विड्थ बोथ इंक्रीज। इंक्रीज तो होता ही नहीं है, तो ये तो गया पहला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अरे भाई रॉन्ग हो जाओ, हो गया। बैरियर हाइट इंक्रीज, यानी बैरियर हाइट इंक्रीज तो होती नहीं है, तो ये भी गया, डिक्रीज ही होता है वो। बैरियर हाइट एंड द डिप्लेशन लेयर विड्थ बोथ डिक्रीज, यानी आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। द बैरियर हाइट डिक्रीज एंड द डिप्लेशन लेयर विड्थ इंक्रीज, नहीं ये भी दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज। तो आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 11। तो 10th का आंसर क्या हो गया आपके पास, सी पार्ट हो गया, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 11। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमसे कहा गया, डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली की बात कर रहा है, वो होता है H/P, H/MB, या फिर H/√2m k। ये आपके पास डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन सा है, पहले तो आपको समझना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम 1s2। तो इसका मास अगर m है तो इसका मास 2m है, और इसका मास m ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें सबसे जो लाइटर है वो इसका मास कम है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद जो मास आएगा वो किसका आएगा, प्रोटॉन का आएगा, और फिर किसका आएगा, यानी ये हैवी पार्टिकल हुआ सबसे ज़्यादा, और ये सबसे लाइट हुआ। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ लैम्डा का अगर काइनेटिक एनर्जी को आप ओपन भी करते हो वेलोसिटी के टर्म में, तो भी आप पाओगे कि मास यही आएगा, तो मास का रिलेशन आएगा। अब चाहो तो यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 2m यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv² में ओपन करोगे तो m का रिलेशन आ जाएगा। मतलब ये है मोटे तौर पर कि लैम्डा जो प्रोपोर्शनल है 1/m के प्रोपोर्शनल आया। तो लैम्डा जो आया हमारे पास वो रूट ऑफ क्या आया, 1/m के प्रोपोर्शनल आ रहा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास जो लैम्डा आया वो प्रोपोर्शनल टू क्या आया, 1/m आया। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम में आपके पास m है, ये m ऑफ e है, m ऑफ p है, ये होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये आपके पास रिलेशन है। तो देखो यार, सबसे लाइट वाला जो होगा उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे लाइट इलेक्ट्रॉन है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपके पास प्रोटॉन, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। और सबसे छोटा जो लैम्डा आएगा, क्योंकि इसका ये वाली वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ये आपके पास ड्यूटेरियम आएगा। तो EPD, जैसे इसको ध्यान रख सकते हो कि आपके पास जैसे ऑपरेशन थिएटर में तो OPD लिखा होता है हॉस्पिटल वगैरह में, यहाँ पे EPD, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम का ये पैटर्न आता है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास सबसे कम होता है आउट ऑफ दिस 3। ओके, तो चलो फिलहाल अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट represent the shape of the curve of binding energy per nucleus as a function of the mass। देखो यहाँ पे ऑप्शन बाइंडिंग एनर्जी का जो स्टैंडर्ड कर्व आता है, थोड़ा अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कर्व आता है वो आपके सबने पढ़ा होगा, कुछ कुछ ऐसे कर्व आता है ना। यहाँ पे हर जगह अलग अलग, लेकिन मोस्टली यही कर्व होता है। और फिर यहाँ पे लीनियर, और यहाँ पे जो टॉप पे होता है वो आयरन होता है, ये भी पता है। और नीचे यहाँ पे कहीं होता है, और ये जो लाइन होती है वो 8 MeV की होती है। 8 MeV से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इधर वाले किस में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्यूजन में। और इधर वाले एलिमेंट कितना, ये लगभग 82 के आस वाले सब रेडियो एक्टिवेट होते हैं, ये पार्टिसिपेट किस में करते हैं, फ्यूजन में।
ओके, ये टूटते हैं, जुड़ते हैं और ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टेबल रहते हैं, है ना, बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन इनके न्यूक्लियस नहीं टूटते। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे जो पीक मिलती है, टॉप मिलती है, वो आयरन पे मिलता है नहीं, 56 पे। आयरन का जो एटॉमिक नंबर रहेगा आयरन का Fe, और ये होगा आपके पास, ये Z होता है, ये E होता है, Z और A होता है, इसको हम कहते हैं 56, और आयरन का ये कितना होता है 26। ओके, तो 56 के बाद वो ग्राफ कुछ कुछ लीनियरली आने लगता है, और इस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ रहा कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में पीक ये नहीं है, देखो इस ग्राफ की पीक यहाँ कहीं निकल रही है, तो इस वजह से कि ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि आपके पास 56 के बाद ग्राफ क्या आएगा, लीनियर होगा या फिर डाउन आएगा। तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये हो सकता था अगर ये पॉइंट थोड़ा और आगे होता, लेकिन ये थोड़ा सा पीक से इधर आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका पाया गया है, आयरन का, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो पीक पकड़ना होगा कि पीक के बाद ग्राफ क्या होता है, डाउन आएगा या फिर लीनियर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं एक और स्टेप आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन में देखो क्या कह रहा है, वी कैन नॉट फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड बाई टेकिंग अ स्लैब ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर फिजिकली ज्वाइन, यानी इन दोनों को हम ज्वाइन डायरेक्टली करें किसी चीज़ को तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमें जो गैप चाहिए होता है वो बहुत कम गैप रिक्वायर्ड होता है, जब हम इसे इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें जुड़ गई, वो देखने में लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत मॉलिकुलर लेवल पर नहीं जुड़ती हैं, तो फिर ये पीएन जंक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। तो फिजिकली मतलब ऐसे लाए, ऐसे मतलब एक कटोरी दूसरी कटोरी में जोड़ दिया, कटोरियाँ जुड़ गई, ऐसा तो नहीं होता। तो वही कह रहा है कि पीएन जंक्शन के साथ भी ऐसा नहीं होता, तो ये करेक्ट है, एनसीईआरटी के अंदर ये कुछ का जिक्र किया गया है, तो ये आपके पास क्या है, ये करेक्ट हो गया, ए आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन क्या करा, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो भैया नहीं होते ज़्यादा, तो आपके पास बी वाला क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो अब ए हो गया राइट और बी हो गया क्या, रॉन्ग। अब ऑप्शन हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ए राइट हो गया और बी रॉन्ग हो गया। अगर ए राइट और बी रॉन्ग अगर हो जाए तो आपके पास जो ऑप्शन पिक करना होता है आपको, वो कौन सा पिक करोगे, इसका सी पार्ट आएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, है ना। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा, इसका आंसर आएगा कौन सा, सी पार्ट, ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स। अब हमारे पास असर्शन रीजन की स्टेटमेंट हो गई, शायद उसमें जो जो सीक्वेंस था वही सीक्वेंस था, कौन कौन सा सीक्वेंस था, पहले में क्या था कि दोनों करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन, एक करेक्ट एक फॉल्स, और दूसरे में क्या है, दोनों लास्ट वाले में क्या है, दोनों फॉल्स। तो आंसर इसका क्या होगा, सी पार्ट। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं एक और स्टेप, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन में देखो ए और आर, है ना। असर्शन क्या कह रहा, अ potential energy of an electron revolving in any stationary orbit or hydrogen पॉजिटिव, ये तो कभी नहीं होती, क्योंकि जो आपके पास इन्फाइनाइट ऑर्बिट होती है इसकी एनर्जी जीरो होती है, बेस लेवल पर जाओ तो कितनी होती है, -13.6, क्या होता है, Z²/n², ये आता है। तो यहाँ से सारी एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। क्या चार्ज पार्टिकल की, कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब मान लो एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास रख दो तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन कैसा है। तो ये आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग और बी भी रॉन्ग। तो ये ऑप्शन डी में होगा आपके पास, यानी आपके पास दोनों बोथ रॉन्ग है, तो इसका जो ये दोनों ही आपके पास क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो रॉन्ग है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहा होगा, डी पार्ट रहा होगा, ठीक है ना। चलो तो अगला जरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 हो चुका है, 15 पे चलो। 15 कह रहा, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल। देखो क्वेश्चन अगर कम दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है ये आपके पास मैग्नेट है, इसको अंदर मूव कराना डिफिकल्ट होगा अगर इसके अंदर फील्ड की वैल्यू जीरो कर दी जाए, मतलब आपने बाहर जो लगाई थी वो हटा दिया जाए, ये डिफिकल्ट होगा। करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन हो जाएगा, और इंडक्शन की वजह से क्योंकि इसका फ्लक्स वेरी करेगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा मूव कराना, ठीक है। क्योंकि हर टर्म क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसके इंडक्शन हर एक लेयर में इंडक्शन होता जाएगा और ये इसका अपोज करेगा, तो ये करेक्ट हो गया, यानी असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब अगला इसके अंदर रीज़न कह रहा है कि जो
द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ कॉइल विच इज इन द सर्किट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट इन सच ए वे अपोजिट द कॉज, यानी इसमें जो करंट, यानी पूरा सर्किट होगा, ऐसा नहीं कि सर्किट नहीं होगा, कह रहे इसमें जो करंट होगा वो इसके मोशन को क्या करेगा, इसके कॉज को अपोज करेगा। तो आपके पास रीजन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि लेंज का रूल ही यही है। ओके, तो इसका मतलब ए भी करेक्ट है, ये भी, और इस वजह से ये होगा, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, यानी असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। अब 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये असर्शन कह रहा है कि आपके पास जो गैल्वेनोमीटर होता है डायरेक्टली, उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, जब हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट टॉर्क, तो हम कहते हैं टॉर्क बीना इक्वल टू क्या होता है, सी कांस्टेंट ऑफ टॉर्शनल इनटू थीटा। तो अगर आप फील्ड को कांस्टेंट रखते हो तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, ये करेक्ट है। और किसी भी गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए जो फील्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं रेडियल फील्ड है, ये फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, तो करेक्ट है ये चीज़। आगे कह रहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में हो, क्योंकि फील्ड अगर यूनिफॉर्म ना हुई तो ये प्रोपोर्शनल आई नहीं आएगा। फिर ये प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो बी और आई आएगा, करंट भी होगा और फील्ड भी होगा, और फील्ड यूनिफॉर्म है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में ही लगेगा। तो देखो असर्शन भी करेक्ट हो गया, रीजन भी करेक्ट हो गया, और ये आपके पास जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि थीटा आई के प्रोपोर्शनल तभी हो सकता है जब वी क्या हो, यूनिफॉर्म। और रीजन के अंदर लिख रहा है कि बी इज अ यूनिफॉर्म, तो आंसर क्या हो गया, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए पार्ट आ जाएगा। हाँ, अगर आप फील्ड यूनिफॉर्म नहीं लेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो वो रीजन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ए पार्ट आ जाएगा। चलते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल कनेक्ट है, उसमें दो सेल जो है एक्स और वाई, उनको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। अगर आप दो सेल को रिवर्स करोगे तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एनी सेल, यानी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एक्स, यानी एक्स एक सेल के अक्रॉस बताना है। तो देखो यहाँ पहले तो आपको समझना होगा कि ये सेल के अंदर क्या होता है। अगर कोई बैटरी ऐसे है अकेले है तो इसे हम ईएमएफ बोलते हैं, और कोई बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया और इसमें कुछ करंट फ्लो हो गया, यानी कोई बाहरी सोर्स के साथ कनेक्ट हो गया, तो इसका जो अपना वीएमएफ है यही टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और इसकी वैल्यू आती है ई माइनस आई आर, क्योंकि ये कुछ ड्रॉप कर लेगा, और कितना ड्रॉप करता है, आई आर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि कभी कभी ये अगर उल्टा हो जाए, अगर इसकी पोलैरिटी आई माइनस आई आर की जगह प्लस आई आर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सर्किट में कैसे मूव कर रहा है और कैसे कनेक्शन है। तो अगर अकेले बैटरी है तो ये माइनस आई आर ही होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि करंट कहीं पे भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा, तो इसके केस में ई माइनस आई आर, यानी यहाँ पे अगर आपके पास 10 अगर दिखा रहा तो ये 10 है, 10 में से कुछ कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो सेल क्या बॉक्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, या कोई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट है या आयंस के मूवमेंट है वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो मान लो 2 का ड्रॉप हो गया तो 8 हो गया, ये आपके पास रिजल्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के कॉम्बिनेशन पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये समझना होगा कि कोई सेल, अगर बहुत सारे सेल हैं उनके इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक कॉम्बिनेशन है। अब इस सेल के कॉम्बिनेशन को अगर आप किसी बाहरी सोर्स से लगाते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहरी सोर्स ना लगाओ तो आपके पास हर एक सेल के अक्रॉस इंडिविजुअल जो वोल्टेज आता है वो जीरो आता है। क्यों आता है, देखना, करंट आई होगा। अब इसका ई नेट की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, आपके पास एन ई आएगी, और आपके पास आर नेट जो आएगा वो क्या आएगा, एन आर आएगा, क्योंकि एन बैटरीज मान लेते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखना, किसी भी सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, ई माइनस आई आर होगा। ई माइनस आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाई क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस एन आर, और आई आर, आई हो गया और आर। तो देखना यहाँ से आपके पास एन पे एन कट गया, ए कट गया, ई माइनस ई इजकल टू जीरो, यानी अगर सेल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अब इसी से क्वेश्चन फ्रेम है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक और पॉइंट यहाँ पे समझना होगा कि अगर किसी सेल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपने जितनी भी सेल लगाई है, जैसे यहाँ पे 3 का समझो, ये ई है,
ये ई है और ये ई है, तो आंसर होगा 3। ओके, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम इसकी बात करें अगर एक को रिवर्स कर दें, अगर एक को रिवर्स कर दोगे ना तो आंसर आपका ई आएगा। 2 का लॉस होता है, किसी एक के रिवर्स होने से 2 का लॉस होता है। क्यों होता है समझो। जैसे मान लो इसका जो 3 आंसर है वो क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई होगा। अब आपने किसी एक को रिवर्स किया, तो एक को रिवर्स करोगे तो ई प्लस ई, और जो रिवर्स करोगे वो माइनस ई होगा, तो ये इसको ले जाएगा तो आंसर ई बचेगा। तो मतलब ये कि किसी एक सेल को रिवर्स करने से हमें डबल का नुकसान होता है, क्योंकि जो गया तो वो तो गया, साथ में एक को और लेके जाएगा, यानी हम तो डूबेगी डूबे, तुम्हें भी लेके चलेंगे, तो यहाँ पर डबल का लॉस होता है। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन अगर बैटरी सेम सेम है तो यहाँ पे टू का लॉस सीधा होता है, यानी एक के जाने से 2 से और 2 के जाने से 4 का लॉस होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास पहले n सेल है और उसमें से कितना है, 2 सेल्स को रिवर्स कर दिया गया, यानी 2 सेल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हमने क्या कनेक्ट कर लिया, सेल कनेक्ट कर लिया, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, क्योंकि बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के तो सर्किट में क्या होगा, करंट ही नहीं होगा, और ये फालतू काम कोई करेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम 3 का डायग्राम लेके चलते हैं, ये आपके पास सर्किट होगी। ओके, तो यहाँ पे ई नेट जो होगा, देखना वो आपके पास क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ओके, और जो आर नेट होगा वो कितना हो जाएगा, बाहरी नहीं है क्योंकि कुछ नहीं किया तो हम नहीं लेते हैं, तो आर नेट कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ओके, अब उसने कहा 2 को रिवर्स कर दो, तो जब हम 2 को रिवर्स करेंगे, इफ 2 इज 2 में मतलब कहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वो एक ही है, एक्स एंड वाई इज क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, देन क्या होगा, ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, एन ई माइनस 4ई, 2 के लॉस होने से 4 का लॉस होगा, तो एन ई, और आर नेट कितना होगा, वो आपके पास एन ई होगा। अब किसी एक के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालो, तो किसी एक के अक्रॉस जब वोल्टेज हम निकालने जाएंगे तो हमने वोल्टेज को समझा है कि जो वोल्टेज होगा किसी भी एक के अक्रॉस, तो वो क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है। तो ई तो ई रहेगा, आई कितना होगा, आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन, यानी अभी जो वोल्टेज है वो कितना है, एन ई माइनस 4ई डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन आर इंटू क्या हो जाएगा आर। अब देखना ये कट जाएगा, अब यहाँ से देखो जरा आंसर क्या आएगा, ये एन एन ये ई बचेगा, ई से ई कट जाएगा, तो आंसर यहाँ से ये यहाँ आएगा। देखना जरा ये वाला जो रिजल्ट होगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4e बाई क्या बचेगा, एन बचेगा। देखना ये इसके साथ डिवाइड होगा, माइनस ई यहाँ लगा, ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4e बाई नीचे एन आ जाएगा, तो 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में एक और आंसर पॉसिबल है कि अगर करंट कौन चला रहा है वो उसके ऊपर हो सकता है इसी क्वेश्चन के अंदर कि ई प्लस आई आर हो जाए, तो कुछ नहीं यहाँ पे प्लस करके जो आंसर है वो लिख देने का। तो अभी जनरली हम क्या लेते हैं, ई माइनस आई आर लेते हैं इस केस में, क्योंकि वैल्यू नहीं है, हमें पता नहीं है कौन करंट कहाँ होगा, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 4e बाई क्या हो जाएगा एन, बट इट कैन बी अ पॉजिटिव, क्योंकि डोमिनेटिंग कौन है, करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, हैवी बैटरी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कितने हैं, हो सकता है 3 हो, तो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है हमें नहीं पता, तो ई माइनस आई आर लगा के आप कर सकते हो, लेकिन कोई अगर यहाँ पे प्लस भी लगा देता है तो वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी सेल और करंट का डायरेक्शन क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास आंसर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो 4e बाई क्या आएगा, याद रखना एक के जाने से कितना होगा, डबल का लॉस होता है, तो 2 के जाने से कितना होगा, 4 का लॉस होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा गया, 17 गया। 18 देखो, in a diffraction experiment the slit is illuminated by light of wavelength of कितना 600 nanometer, find the minimum of the pattern fall 30 degree, calculate the width of the slit। तो width को देखो कैसे निकालेंगे, width of the slit का मतलब d, तो हमारे पास जो डेल्टा x होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं, इस पे वीडियो है किसी को यहाँ पे देखते हो, इसकी वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है डी टेन थीटा, डी थीटा और डी साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस होता है। अब जो हमारे पास मिनिमा है और डिफ्रैक्शन में फॉर मिनिमा
जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो 0 यहाँ तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे ये आपके पास मिनिमा की लेंथ, क्योंकि वो जो इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा होता है ये आपके पास गैप आएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ रिक्वायर्ड है छोटा डी, तो हम लोग कहेंगे कि ये पाथ लेंथ जो है ना ये आपके पास डेल्टा एक्स है, और इसी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाए एन लैम्डा, या फिर आप कह सकते हो क्या हो जाए फर्स्ट के लिए क्या हो जाए लैम्डा हो जाए। अब पार्ट डिफरेंस में हम जो रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे वो किसका डी साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो डी इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू लैम्डा। तो आपके पास डी रिक्वायर्ड है, डी आपके पास विड्थ रिक्वायर्ड होगी, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो छोटा होता है तो ये थीटा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू 30 डिग्री की है, 10 के आजू बाजू हो तो ये चलता है 10 2 4 5, तो ये अदरवाइज तो हमें वैल्यू नहीं देते, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये आ जाएगा आपके पास। नैनो है ना तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिलहाल ये नैनो में आंसर आ जाएगा 12 क्योंकि ये 2 होगा 1/2, यहाँ से ऊपर जाएगा 1200 नैनोमीटर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करो तो 1200 इंटू 10⁻⁹। अब -9 में से आप 3 लेस कर दो तो 6 बचेगा, तो आंसर आएगा 1.2 10⁻⁻6 माइक्रो में लिख सकते हो, तो 1.2 माइक्रोमीटर है ना। तो माइक्रो में क्या होगा 1.2। अरे भाई भाग जाओ, हाँ ठीक है। कितना आंसर आया 1.2 10⁻⁻ क्या हो गया -6 बचा था, तो 1.2 माइक्रोमीटर। ओके, तो आंसर क्या होगा 1.2 माइक्रोमीटर। तो आपके पास जो थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी, ये आपके पास डी पूछा गया था है ना। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी की तरह, और में इसी के अंदर और भी है, तो और को सॉल्व करते हैं। तो देखो और क्या कह रहा है कि यंग यानी ऊपर डिफ्रैक्शन था, नीचे क्या था आपके पास यंग का था। इंटेंसिटी पूछ रहा है कि इंटेंसिटी बताओ क्या होगी, कहाँ पर जब आपके पास जो गैप हो पाथ गैप कितना हो आपके पास λ/8 हो। तो देखो आई का रिजल्ट क्या होता है आई इजकल टू I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 इंटू क्या होगा cos phi। तो यहाँ पे आई नेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे I0 + I0 + 2 रूट के अंदर क्या होगा I0 इंटू I0 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये एक बार आ जाएगा। cos phi मिल जाए तो काम हो जाएगा। phi के लिए आपको क्या साइड वर्क थोड़ा सा करना होगा, क्या करेंगे phi इजकल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो phi की वैल्यू क्या आएगी 2π/λ, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है λ/8। ये आपके पास पाथ डिफरेंस दे रखा है, तो लैम्डा से लैम्डा कट होगा, ये यहाँ से ये 4 टाइम्स कट होगा, तो π/4 इजकल टू क्या होगा 5। तो π/4 आएगा। cos π/4 की वैल्यू कितनी है, cos π/4 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आने वाली है π/4 का मतलब हुआ 45, मतलब 1/√2, तो I0 + I0 + 2, ये I0 बचेगा, रूट हट जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर I0 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा ये आपके बचेगा 1/√2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2I0, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो √2 ऑफ I0 आ जाएगा। I0 को अगर कॉमन ले लो तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2 + √2, दैट इज I0 टाइम्स ऑफ ये 1.4 यानी 3.14। इसको सम करोगे तो ये आपके पास आंसर आए। इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से कर सकते थे आप। सेकंड मेथड होता है I इजकल टू I max cos स्क्वायर 5/2, ये आप एक के पास एक मेथड होता है। अब I max की वैल्यू जो होती है 4 टाइम्स ऑफ I0 होती है, ये हमें ड्राइव उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके रख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। तो cos अब π/2, तो यहाँ पे देखो 5/2 आ रहा, ये 5/2 और 5 की वैल्यू π/4 आई, तो आपके पास π/8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इजकल टू 4I0, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो अभी मुझे पता है इसकी वैल्यू 0.8 समथिंग कुछ आएगी, तो 8 4 जा कितना हो गया, ध्यान से देखो 3 पॉइंट समथिंग I0 ऑफ 3 पॉइंट, तो वहाँ पे भी 3 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट, तो ये आंसर क्या हो गया करेक्ट।
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कितना 0.85 समथिंग टाइम्स हो जाता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी निकल सकती है और वहाँ से भी, डिपेंड करता है आप किस मेथड से जा रहे हो। याद रखना आई मैक्स जो सेंटर मैक्सिमा होता है उसके कंपेयर में कितने गुना हो गई 0.85, यानी ये इतने टाइम्स हो जाती है 0.85 ऑफ, यानी किसी दूसरे पॉइंट पर जहाँ पे गैप कितना है λ/4 है उसका 0.85 हो गया। यानी ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो मैक्सिमा है ना, कौन सा मैक्सिमा, जो सेंटर मैक्सिमा, अगर आप मैं ऐसे कहूँ इसको आप अगर 10 का ले लूँ, चलो सेंटर मैक्सिमा की जो चमक है ना यहाँ पे, वो चमक कितने की ले ली 10 की, तो जो दूसरा पॉइंट है उस पर जो चमक होगी वो 8 की 8.5 यानी 8.5, 8.5 की बचेगी, यानी 2 कम हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो सेंटर मैक्सिमा के कंपेयर में कितने टाइम्स हो गया 0.85, या फिर किसी एक के टर्म में कितना हो गया 3 पॉइंट समथिंग इंटू आई नॉट, एक के टर्म में 3 टाइम्स, है ना। तो डिपेंड करता है आंसर कैसे लिखा। तो ये आपके पास सेंटर मैक्सिमा के टर्म में 0.85 हुआ और किसी एक के टर्म में कितना हो गया, यानी एक सोर्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखो आप। क्वेश्चन 19 कह रहा है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ has both faces of the same radius. Okay, 17 sentence. Find the focal length if it is immersed in a water. Okay, then the refractive index of the glass and water is 1.5 and 1.3. Okay, तो ये आपके पास यहाँ पे वाटर के अंदर डिप करा दिया गया, तो इसमें आप डायरेक्टली लगा दो 1/, फोकल लेंथ क्या होता है म्यू ऑफ ग्लास ओवर म्यू इन मीडियम -1, और अगर डबल कॉन्वेक्स हो तो इसका आंसर 2/r हो जाता है। अब 2/r कहाँ से आया, ये एक्चुअली में होता है क्या 1/r माइनस 1/r, एक r1 होता है एक r2 होता है, लेकिन डबल कॉन्वेक्स में क्या होता है इसकी वैल्यू r रखी जाती है प्लस में और इसकी वैल्यू जो आती है वो -r आती है, क्योंकि ये देखो ये रेडियस इधर क्लोज होंगे, ये r1 होता है, ये रेडियस इधर क्लोज होंगे, इसलिए r2 नेगेटिव आता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 2/r, ये डायरेक्ट लर्न कर लेना डबल या वाई कॉन्वेक्स के लिए। तो ये आपके पास ऐप हमें रिक्वायर्ड है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, 1.3 -1 इक्वल टू 2/r, r की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 17, कोई भी एक रेडियस सेंटीमीटर में आएगा आंसर, ये इधर ले जाओ, तो आपके पास 1/f इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आपके पास 1.5, ये इधर जाएगा तो 0.17 बचेगा यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा तो 0.17 ओवर 1.33 इंटू 2/70। अब यहाँ से क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं, कैसे, अगर कोई यहाँ से यहाँ पे आप इसको कट करते हो, यहाँ से क्या करते हो कट करते हो, तो ध्यान से देखना, अगर ये 17 से 17 कट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/f इक्वल टू, ये यहाँ से कट हो रहा तो ये कट हुआ तो यहाँ से 0.20 आएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/1.33 इंटू क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा 100 ऊपर बचा 2, तो ये यहाँ से कट होगा 50 हो जाएगा, और 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और रिवर्स कर दो, तो 50 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखना 50 के 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 1 16 और 5 और 1 क्या 5 और 6 हो जाएगा, है ना, और एक पॉइंट, तो 66 पॉइंट क्या आ रहा 5 आ रहा, और इसको रिवर्स भी कर दिया, ये आपके पास आंसर आया जब हमने क्या किया इसको कट कर दिया, इसके साथ कट कर दिया। अब कई लोग पहले इसको डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर दोगे आप, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आंसर आपका कहाँ पहुँचेगा, इसका आंसर जो पहुँचेगा वो 50 के आजू बाजू पहुँचेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/f का जो रिजल्ट आएगा वो 0.0 आपके पास लगभग 2 समथिंग आएगा, और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो 1/f के इक्वल टू क्या आएगा, जब आप इसको और अगर सॉल्व करो तो देखो ये क्या लिखा हुआ है 2/100 लिखा हुआ है लगभग, इसको कट करोगे तो 50 आएगा, तो 50 डिवाइड करोगे तो 50, तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट होगा ये बात है। तो आप ये डिपेंड करता है कि आपने कितना कैसे कैलकुलेशन किया, आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ पर कट ना करके डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आंसर लगभग 0.02 आ रहा है, राउंड ऑफ करके इसका आंसर लगभग 50 के आजू बाजू आएगा, और यहाँ से अगर करते हैं तो आंसर आपके पास कितना आ रहा 66 पॉइंट क्या आ रहा 5 आ रहा। तो ये क्वेश्चन में आपके ऊपर है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
तो एक आंसर कितना है 66.5 है और दूसरा आंसर आपके पास 50 के आजू बाजू, डिपेंड करता है कितना आपने यहाँ पे डिवाइड या वो किया है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं इसको प्रीफर करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई राउंड ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा कटिंग से सीधा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 66.5 आ रहा है। ओके, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? An electron in the Bohr model hydrogen atom make a transition from the energy level of minus कितना 1.51। तो देखो एनर्जी लेवल जो होते हैं उनको पहले समझ लो। पहला एनर्जी लेवल कितना होता है -13.6, दूसरा एनर्जी लेवल कितना होता है -3.4 और तीसरा कितना होता है -1.51 और चौथा होता है 0.8 समथिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से, यानी आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, तो 3 से कहाँ जा रहा है? वो 2 में जा रहा है, इसमें जा रहा है 3.4। कैलकुलेट द चेंज इन रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो रेडियस का जो रिजल्ट होता है वो आपको लर्न करना होता है। R0 इनिशियल रेडियस जो दे रखी बाद में इस्तेमाल n²/z होता है। Z1 होगा हाइड्रोजन के लिए, तो R0 अगर हम चेंज लगाएं तो चेंज क्या होगा आपका 3 से कहाँ जा रहा है? यहाँ पे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कितना आपका चेंज आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका गैप लगाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा R0 कॉमन आ जाएगा, तो 3² माइनस क्या हो जाएगा ये 4² हो जाएगा, सॉरी 2²। तो आंसर क्या हो जाएगा R0 टाइम्स ऑफ 9 - 4 इक्वल टू R0 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और R0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.53 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, 25, 5 इंटू 5 25 और 1 26.5, नहीं आंसर आएगा 265 यानी 2.65 एमस्टॉर्म। ये आपके पास क्या आएगा डेल्टा आर आएगा। अब कोई किसी को दिक्कत हो तो कहाँ से आगे कर लेना भाई। R(3) इक्वल टू क्या हो जाएगा R0 ऑफ जेड की वैल्यू 1 ले लो तो R0 ऑफ n² आ जाएगा, R0 ऑफ 3² हो जाएगा, ठीक है ना। और R(2) क्या ले लो R0 ऑफ क्या हो जाएगा 2² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9R0, ये कितना हो जाएगा 4R0 और इन दोनों का गैप लगा लो डेल्टा आर, तो क्या हो जाएगा R3 माइनस R2, 3 - 2 लगाओगे तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक ही बात है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.65 ऑफ एमस्टॉर्म, क्योंकि आपको एमस्टॉर्म में दे रखा है तो कितना आंसर आ रहा है 2.65। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक और स्टेप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर 21 पर। तो 21 क्या कह रहा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि आपके पास जो कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो डोपेंट यानी जो ऐड किया गया वो कितना ऐड किया गया 5 × 10⁷ ऐसा ही क्या है पर एटम के अंदर क्या किया डोपिंग किया गया। और जो डेंसिटी है सिलिकॉन की वो कितनी है 5 × 10⁻20, मतलब जो है उसके अंदर जो पहले से अवेलेबल है वो कितने हैं 5 × 10⁻28 ऐसा समझो। और जो हमने ऐड किए वो 5 × 10⁷ ऐड किए हैं, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपके पास 5 × 7 एटम जो हमने ऐड किए हैं वो किसके अंदर ऐड किए हैं, इतने एटम के बीच में ना एक डोपेंट आया है। डोपिंग एंड एवरेज ऑफ 1 एटम पर 5 × 10⁷ SI, यानी जब इतने एटम होंगे तो एक वहां पे होल क्रिएट होगा, ये कहना चाह रहे। तो मतलब ये है कि इतने एटम किसके आएंगे आपके पास SI के जब होंगे तो यहाँ पे कितना क्रिएट होगा एक होल क्रिएट होगा, क्योंकि इतने एटम के बीच में उसने क्या किया एक ही होल ऐड किया है। तो 5 × 10⁷ में कितना होल क्रिएट हुआ एक होल। तो हम कहेंगे एक एटम ऑफ SI में कितना होल क्रिएट हुआ, एक एटम, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/5 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा 7, इतने होल क्रिएट हुए। अगर पर एटम निकाल लिया और एटम है कितना तो टोटल के लिए क्या लगाएंगे
जितने का चाहिए इतने का रिक्वायर्ड है, क्योंकि थे इतने तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1/5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 10 क्या होगा 28। अब ये जो है इसका यूनिट भी ध्यान रखना, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये 5 कट जाएगा और ये 7 है, 7 में से 28 कम करोगे तो आपके पास 1 इंटू 10 क्या बचेगा 21 ऑफ पर सेंटीमीटर, क्या सॉरी पर मीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया वो आपके पास किस में पूछा गया, पर क्यूबिक यानी सेंटीमीटर में पूछा गया। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 10⁻21 पर मीटर क्यूब। तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप ज़रा देखो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि देखो हमारे पास जो होल्स आए वो कितने आए, यानी टोटल होल्स जो भी क्रिस्टल था या जो भी था टोटल होल्स, तो जो टोटल आए वो कितने आए पर क्यूब, पर क्यूब मतलब मीटर क्यूब में 1 इंटू 10 कितना है 20 है। अब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इसको, तो सेंटीमीटर क्या होता है, एक मीटर किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल हो जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर में यहाँ पे क्यूब है तो 2 4 6 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये प्लस का। तो ये यहाँ से इसको कट करेगा तो 1 इंटू 10⁻, अब 6 कम करो आप यहाँ से, तो आपके पास ये यहाँ से बचेगा कितना 15 बचेगा, 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आएंगे, इतने होल क्रिएट होंगे। मतलब ये है कि अगर आप एक यहाँ पे क्यूब बनाओ और उसका एक अगर आप क्या रखते हो सेंटीमीटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट, तो इसमें जो होल मिलेंगे आपको वो इतने मिलेंगे। ठीक है, तो इतने होल क्रिएट हुए जो कि आपके पास क्या आ रहा है 1 इंटू 10 कितना आ रहा है क्या 5। तो ये आंसर क्या हो गया 21। तो यहाँ पे सेक्शन बी भी क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।